नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुन अली खान आप तमाम नाजरीन का पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों की बढ़ती जबरन अगवाकारी और बलूचिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों पर खुसूसी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिंध में बढ़ती जबरन अगवाकारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुतासरा खानदान। बलूचिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर हुकूमती खामोशी पर गम और गुस्से में बलोच लीडरान। और सिंध दुश्मन रियासती पॉलिसियों पर सरापा एहतजाज PPP के कारकुनान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के सिंध सूबे में सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात को लेकर मच रहे हाहाकार की। सिंध सूबे की सियासी जमातों और इंसानी हुकूक इदारों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की आड़ में न सिर्फ खुद रियासती दहशत गर्दी कर रही हैं बल्कि अपने पाले हुए दहशत गर्दों से बेगुनाह सिंधियों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। सिंध सूबे में बढ़ती घिनौनी साजिशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले सियासी और इंसानी हुकूक कारकुनों को अगवा बराए कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI और उनके पाले हुए दहशतगर्दों की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों ने सिंध सूबे के लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तानी रियासती मजालिम से दो चार सिंधी कौम अब अपनी जान की परवाह छोड़कर सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गई है। इस सच्चाई की अक्कासी सिंध नेशनल वॉइस के मुश्तरका बैनर तले मुख्तलिफ इलाकों में हुए पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे कर रहे हैं। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बर ज़हनियत से बखूबी वाकिफ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान तक ने तमाम लापता सिंधी कारकुनों को फिलफौर बाजियाब करने की मांग की। आज हम सवाल पूछते हैं कि इंसाफ अली देओ, शाहिद जुनेजो, आकिब चांडियो आखिर किधर गए? ये लोग मिसिंग पर्सन्स हैं। इनकी बहनें हमें एहतजाज करते हुए दिखाई देती हैं, रोती हुई दिखाई देती हैं कि उनके भाई कहाँ हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सिंध से ये एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस सालों से हो रही हैं और किसी के पास कोई ना जवाब है ना कोई ऐसा दरवाजा है जो कि खटखटाया जा सके। ये एक्टिविस्ट्स हैं, लिखारी हैं, सहाफी हैं। कुछ जगह स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, आम लोगों को उठाया जा रहा है। Enforced disappearances must stop in Pakistan. ये मनाजिर हैं सिंध सूबे की राजधानी कराची के, जहां कराची प्रेस क्लब के सामने अगवा शुदा लापता सिंधी कारकुनों की बाजियाबी के लिए गैर मियादी हड़ताली कैंप लगाया गया है। लापता वालिद की बाजियाबी के लिए आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए मुतासिरा लड़की को हौसला बंधा रहे सिंधी राइटर और पोएट ताज जोयो खुद अपने लापता बेटे और इंसानी हुकूक कारकुन सारंग जोयो के रंजो गम में डूबे हुए हैं। इत्तेफाक ये रहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने जिस वक्त सारंग जोयो को जबरन अगवा किया, उस वक्त उनके वालिद ताज जोयो को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी के लिए नामजद किया गया। लिहाजा ताज जोयो के सदारती एजाज लेने से इनकार करने पर सारंग जोयो को छोड़ दिया गया। लेकिन ताज जोयो का कहना है कि जब तक तमाम अगवा शुदा सिंधी कारकुनों को रिहा नहीं किया जाएगा, वो एजाज नहीं लेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। ये नहीं है कि मेरा बेटा गिरफ्तार किया गया, आकिब चांडियो भी मेरा बेटा है, इंसाफ दायो भी मेरा बेटा है। जो भी गिरफ्तार किए गए वो कुछ मेरे बेटे हैं, कुछ भाई है मेरे। हम उन सब की आज़ादी का मुतालबा करते हैं
ہم کہتے ہیں کہ اگر ان پر جرم ہے یا آپ کے نظر میں کوئی الزام ہے تو ان کو تھانے پر پیش کرو، کورٹ میں پیش کرو، ان پر الزام لگاؤ، ہم کیس لڑیں گے. اگر ان کو سزا دینی ہے دے دو سزا، پھانسی دینی ہے دے دو، لیکن اللہ اعلان دے دو نا. تمہارے پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کسی کو جبری طور پر 24 گھنٹے تک آپ رکھ نہیں سکتے، لیکن سال ہر سال آپ رکھ لیتے ہیں. پھر یا مسخ شدہ لاش ملتے ہیں یا لوگ ذہنی طرح مفلوج ملتے ہیں. پاکستان میں فوجی تاناشاہی میں بے شمار اذیتیں بھگت چکے سندھی ادیب تاج جویو کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں بڑھتے ظلم و جبر نے آمریت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، کیونکہ اب پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI پوری طرح بے قابو ہو کر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کر رہی ہے اور بے گناہ لوگوں کو بربریت کا شکار بنا رہی ہے. ضیاء الحق کی ماشاءاللہ بھی اتنی خطرناک نہیں تھی، مشرف کی بھی. میں خود 1981 میں ضیاء الحق کے دور میں گرفتار ہوا. سمر ملٹری کورٹ نے مجھے 1 سال کی سزا دی تھی. 150 کے قریب سچ پترے ننگا کر کے لگائے گئے تھے. 12 سال میری سروس ختم کی گئی تھی، لیکن وہ جو ظلم ہوتا تھا وہ ظاہر ظہور ہوتا تھا. لوگوں کو پتہ ہوتا تھا میں جیل میں تھا. وہاں جیل سے آنکھوں پر کپڑا باندھ کے جیل سے بھی اٹھا کے باہر لے جاتے تھے، تشدد کرتے تھے. لیکن وہ جو تشدد تھا نا وہ سب کو پتہ تھا. ملاقات ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں ہے تو وہ کہاں لے گئے ہیں یار، وہ خود مانتے بھی نہیں ہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان کی طرح اب سندھ میں بھی ظلم و زیادتیوں کی انتہا کر دی ہے. نتیجتاً پاکستان میں فوجی ظلم و جبر سے اجیرن سندھ صوبے کے لوگوں کے دلوں میں بھی آزادی کے لیے انقلاب کے شعلے سلگ رہے ہیں. اگر فوجی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی اور اسلام آباد میں عمران خان کی کٹ پتلی حکومت ان شعلوں کو بھڑکانے سے باز نہیں آئی تو سندھ صوبے میں بغاوت کی آگ آتش فشاں بن سکتی ہے اور پاکستانی حکمرانوں کے ایوانوں کو جلا کر رکھ سکتی ہے. یہی وجہ رہی کہ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ صوبے میں سیاسی اور انسانی کارکنوں کی جبرن اغواکاری کے واقعات میں ہوش ربا اضافے پر 100 موٹو نوٹس لے کر سماعت کی اور اس سماعت کے تحت پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سمیت حفاظتی اداروں کو تمام لاپتہ سندھی کارکنوں کو فی الفور عدالتوں میں پیش کرنے کی ہدایات دیں. لیکن لاپتہ سندھی کارکنوں کے متاثرہ خاندان ان ہدایات کو بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کا فریبی حربہ بتا رہے ہیں. اب بات پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی، جہاں ہر سال کی طرح اس بار بھی سیلابی تباہ کاریوں کی وجہ سے بہت تشویشناک حالات پیدا ہو گئے ہیں. لیکن انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ بلوچستان کے قدرتی وسائل کی جم کر لوٹ کھسوٹ کرنے والے پاکستانی حکمراں سیلاب متاثرہ بلوچوں کی مدد کرنے سے قاصر ہیں. یہی وجہ رہی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر خان مینگل بلوچوں کے تئیں سوتیلا سلوک رکھنے والے پاکستانی حکمرانوں کو پارلیمنٹ میں آئینہ دکھاتے رہے. ابھرتے دریا، گاؤں دیہاتوں کو بہاتے سیلابی ریلے اور ہر طرف تباہی و بربادی کے مناظر اس بلوچستان صوبے کے ہیں جس پر گزشتہ 7 دہائیوں سے جبرن قابض پاکستانی فوج اور حکومت یہاں کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ تو کر رہی ہیں، لیکن بلوچستان کے محکوم لوگوں کو ہر سال تباہ کن سیلاب کے سبب ہونے والے ناتلافی نقصانات اور مشکلات سے انہیں کوئی سروکار نہیں. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں BNP یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن سردار اختر مینگل نے سیلابی تباہ کاریوں سے متاثرہ بلوچ خاندانوں کے درد و کرب پر پورے ایوان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. بلوچستان میں جو نقصانات ہوئے ہیں، سڑکیں تو نہ ہونے کے برابر تھی ہمارے پاس. کبھی کسی بڑے صوبے کی زکوٰۃ کے طور پر ہمیں ایک آدھ سڑک مل بھی جاتی تھی
तो वो भी कभी सैलाब के जरिए या कभी दहशतगर्दी के जरिए से जो उनको तबाह बर्बाद किया जाता था। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं। ज़राअत जो हमारे ज़रूरी इलाके थे, बिलखुसूस आपके नसीराबाद के और डेरा मुराद जमाली के इलाके, उनमें जो बारिश ने जो तबाही मचा दी है, अब इसको खुदावंद ताला की तरफ से मुसीबत है, उसका मुकाबला हमेशा हमने करते आ रहे हैं। बीएनपी के चेयरमैन अख्तर मिंगल ने कहा कि जियोग्राफियाई अहमियत के हामिल और बेशकीमती मादनियात से मालामाल बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल के इस्तेहसाल में तो पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा पेश रहते हैं। खुसूसन चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट को लेकर पाकिस्तानी फौज के मौजूदा सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और कठपुतली वजीर आजम इमरान खान आए रोज हंगामी दौरे करते रहते हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में बलोचिस्तान के लोगों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। अगर आज ये ऐलान किया जाता कि बलूचिस्तान के उन इलाकों में एक बड़ी मिकदार में गैस निकल आई है, तो वज़राओं की जो कतारें लगी होती। अगर ये ऐलान किया जाता कि उस इलाके में तेल के एक बड़े ज़खायर मौजूद हैं, तो कोई भी मिनिस्टर मेरे ख्याल में उस जगह पर जाने से नहीं कतराता। अगर यह कहा जाता वहां पर कि सीपेक के नतीजे में वहां पर अरबों डॉलर की जो है इमदाद ली जा रही है या कुछ प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, तो वज़ीर आज़म से लेकर सदर तक भी उस इलाके के दौरे करते। लेकिन शायद हमारी फसलों की तबाही अपनी जगह पर, हमारी तो लाशों पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता। बलोचिस्तान के सियासी रहनुमा अख्तर मिंगल ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होती है, लेकिन जिस पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुंतखब अवामी नुमाइंदों को कठपुतली की तरह नचाने का दस्तूर हावी हो, उसमें जमहूरी कदरों, इंसानी हुकूक, पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के एहतराम का तसव्वुर करना बेमानी है। जो हमें नचाते हैं, जिनकी डुगडुगियों पर हम नाचते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बुरा बुला कहते हैं, हम एक दूसरे को कोसते हैं, हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, और यहां तक के बदकलामी और बदतमीजी के इस हद तक हम जाते हैं कि एक दूसरे को गालियां तक देते हैं। और हम उस कौम को सिखाना चाहते हैं जो हमें मुंतखब करके इस ऐवानों पर लाई हैं, हम उनको कहते हैं कि हमसे सीखें। तो या हम सोचें, जब उन्होंने हमसे सीखा तो उस कौम का और उस मुल्क का हशर क्या होगा, ये अल्लाह ही जाने। अख्तर मिंगल ने बताया कि बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी तबाहकारियों की वजह से हर साल जानो माल को शदीद नुकसान पहुंचता है। इसलिए उनकी जमात पाकिस्तानी हुक्मरानों से बलूचिस्तान में छोटे छोटे डैम बनाने की गुजारिशें करती रही, ताकि मानसून में होने वाली बारिशों के पानी को जखीरा करके बलूचिस्तान के लोगों को सैलाबी तबाही और बर्बादी से बचाया जा सके और उस पानी का इस्तेमाल खेती बाड़ी और दीगर जरूरियात में किया जा सके। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान लाशों पर सियासत करने के आदी हो चुके हैं। पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की तानाशाही हुकूमत सिर्फ बलोचों के साथ ही दुश्मनों जैसा सलूक नहीं कर रही, बल्कि सिंधी कौम और सूबाई हुकूमत के साथ भी इम्तियाजी सलूक कर रही है। इसकी खास वजह सिंध में सूबाई हुकूमत की बागडोर गुज़श्ता 12 बरसों से अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों में रहना मानी जा रही है। यही वजह है कि इमरान खान की वफाकी हुकूमत सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को हटाने के लिए नई नई साजिशें कर रही है। आखिरकार पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की सिंध दुश्मन तानाशाही पॉलिसियों के खिलाफ ऑपोजिशन जमात पीपीपी के सियासी कारकुनों को सड़कों पर उतरना ही पड़ा। ये सच्चाई इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पीपीपी के सियासी कारकुनों के शदीद एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। यही नहीं,
PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में सूबाई हुकूमत को बरतरफ करने के लिए कभी गवर्नर रूल नाफिज करने तो कभी कराची को फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेने की साजिशों के खिलाफ आला सियासी लीडरान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। कभी वो गवर्नर राज की बात करती है, कभी वो कराची के लिए कराची को सिंध से अलग करने की बात करती है, जो कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, उसको अलग करने की बात करती है। ये कोई नई बात हमारे लिए उनकी तरफ से आने की नहीं है, और ये फिर उनकी तरफ से इसलिए भी नहीं है क्योंकि पीटीआई जो है वो वफाकियत के सरासर खिलाफ है। वो आइन के अंदर जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट को तस्लीम नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया से मुखातिब PPP के सीनेटर मियां रजा रब्बानी, शेरी रहमान और एडवोकेट लतीफ खोसा ही नहीं बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सिंध सूबे के वजीर आला मुराद अली शाह तक वजीर आज़म इमरान खान की वफाकी हुकूमत और गवर्नर इमरान इस्माइल पर अपनी सूबाई हुकूमत को बरतरफ करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार करने के इल्जामात लगा चुके हैं। PPP के लीडरों का मौकिफ है कि इमरान खान की हुकूमत अपनी नाकामियों से अवामी तवज्जो हटाने के लिए घिनौनी साजिशें कर रही है। ये जो एहतजाज थे पूरी सिंध में और कराची में भी हुआ और सिंध हमारे पूरे सूबे के दीगर शहरों में भी हुआ, इवन इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर भी हुआ, वो इस मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के खिलाफ था। फिर उनकी महंगाई, मुआशी जो बदहाली है इस वक्त, और ख़ास तौर पर बिजली के, और उसके साथ साथ दीगर इश्यूज़ भी थे। तो देखें, कराची पे कोई सियासत हम नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कराची को इस हाल तक पहुंचाया। दरअसल इस बार मानसूनी बारिशों की वजह से सिंध सूबे की राजधानी कराची में पैदा शुदा संगीन सूरत हाल को लेकर पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत ने FWO यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराहान से पहले सिंध सूबे के वजीर आला मुराद अली शाह को धमकियां दिलवाई गईं और फिर कराची के कुछ इलाकों में नालों की साफ सफाई का दिखावा करके सिंध में गवर्नर रूल नाफिज करने की खुलेआम धमकियां दी गईं। इससे पहले कि हम ये बात करें गवर्नर राज की, हम यही उम्मीद करते हैं कि उनको कोई शायद अल्लाह ताला कोई उनको हिदायत दे दे। पाकिस्तानी फौज के ज़ेरे कंट्रोल FWO और NDMA जैसे इदारों की जानिब से कराची में नालों की साफ सफाई के दिखावे के दौरान सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने भी कई इलाकों के हंगामी दौरे करके इस पहल को बेहद खुशाइन बताते हुए अपनी हुकूमत की कोताही तक का एतराफ किया। लेकिन बाद में कराची में नालों की साफ सफाई को लेकर पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत ने सिंध सूबे की राजधानी कराची को PPP की हुकूमत से छीनकर वफाक के कंट्रोल में लेने की सियासी साजिशें तेज कर दी हैं। और तशवीशनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद तक इन साजिशों को मजीद तक़वियत दे रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस की मुखालफत पर उतरे निजी तालीमी इदारे। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक सरसरी नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी सीनेट के सीनियर रुकून मीर हासिल बिजेंजो 62 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के सरबराह मीर हासिल बिजेंजो फेफड़े के मर्ज में मुब्तला थे और कराची के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बहाली की जद्दोजहद में हमेशा पेश रहने वाले मीर हासिल बिजेंजो को अपोजिशन जमातों ने पिछले बरस सीनेट के चेयरमैन के खिलाफ एतमादे अदम तहरीक के लिए अपना मुश्तरका उम्मीदवार मुंतखब किया।
लेकिन पोलिंग में धांधलियों की वजह से वो जरूरी वोट हासिल नहीं कर सके। बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर मीर गौस बख्श बेजेंजो के घर 1958 में पैदा हुए मीर हासिल बेजेंजो के इंतकाल पर कई सियासी शख्सियात ने अफसोस जाहिर किया। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से मुआशरे में तशद्दुद आमेज ज़हनियत मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। ऐसा ही एक इंसानियत सोज वाक़या पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्खर जिले में पेश आया। सक्खर जिले की तहसील पानो अकील में एक शख्स ने अपने 3 जवान बेटों के साथ मिलकर अपनी अहलिया, बेटियों और पोती पोते समेत अपने ही खानदान के 11 अफराद को पहले खाने में जहर मिलाकर बेहोश किया और बाद में उन्हें तेज धार चाकुओं से कत्ल करके चारों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करने के दावे किए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड ने पाकिस्तान में पोलियो मामलों की बेकाबू रफ्तार पर खौफनाक रिपोर्ट जारी करके सनसनी फैला दी है। लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर शहरों में पोलियो के आए रोज सामने आ रहे नए मामलों पर गहरी तशवीश जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम के दिखावे और हुकूमती दावों के बावजूद पोलियो का खात्मा नहीं हुआ, जो पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जुनूबी शहर मुल्तान के बाशिंदे आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मुतासिरा खानदानों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत एक तरफ जुनूबी पंजाब को सूबा बनाने के वायदे कर रही है, दूसरी तरफ जुनूबी पंजाब के मुल्तान जैसे तारीखी शहर को पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रही है। लोगों ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की साबिका हुकूमत में मुल्तान शहर के कुछ चुनिंदा इलाकों में वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए थे, लेकिन उनकी साफ सफाई की अनदेखी की वजह से वो नकारा हो चुके हैं। लिहाजा आलूदा पानी पीने के सबब हेपेटाइटिस बीमारी फैल रही है। माली बदहाली की वजह से दूसरे मुल्कों के कर्जों पर गुजर बसर करने पर मजबूर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को उस वक्त शदीद फजीयत का सामना करना पड़ा जब सऊदी अरब ने अपने $3 अरब लौटाने की सख्त वार्निंग दे डाली। मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन से माली मदद हासिल करने के लिए बीजिंग का हंगामी दौरा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब का दौरा करके दोनों मुल्कों के बाहिमी रिश्तों में आई कशीदगी दूर करने की नाकाम कोशिशें करते रहे। आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का, और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की जानिब से किए जा रहे नोवल कोरोना वायरस पर काबू पाने के दावों का। इन हुकूमती दावों की सच्चाई जानने के लिए हमने कराची में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लियाकत हुसैन से खुसूसी मुलाकात की। लियाकत हुसैन ने पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस की राह में दरपेश मुश्किलात पर बेबाक इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की एक तरफ कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा पर काबू पाने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के चारों सूबे के मुख्तलिफ शहरों में नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन के खात्मे और तालीमी इदारों को खोलने की इजाज़त देने से कतरा रही है। हालांकि पाकिस्तान में हुकूमत ने लंबे अरसे से बंद पड़े तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के अहकामात सादिर किए, लेकिन पाकिस्तान की तुलबा तंजीमों की तरह अब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने भी ऑनलाइन क्लासेस की मुखालफत तेज कर दी है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ बिजली की लोड शेडिंग दीगर मामलात ने इन मामलात को भी मुतासर किया, तो तालीमी सरगर्मियाँ मुस्तकिल तौर पर हमारी जो है मुतासर रहीं, और जिससे बहुत ज़्यादा हमारे आने वाली नस्ल जो है नौजवान और बच्चे वो इससे बड़े मुतासर हुए, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासें चलती रहती और बिजली का जो बहरान है वो नहीं होता बड़े शहरों के अंदर, देहातों के अंदर, फिर इसके बाद जो है उनको जो सहूलियात दी जानी चाहिए थी ऑनलाइन, वो भी हुकूमत जो है फराहम करने में नाकाम रही। सूबाई हुकूमतों ने भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और वफाकी हुकूमत ने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है वो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक नेट के ऊपर एक वीडियो डाउनलोड कर दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर ये नया काम शुरू कर दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं जी, उसके पैसे जमा कराए जाएँ। पहले तो ये देखें कि हमारे इलाकों के अंदर, जैसे मैंने बिजली के बहरान का जिक्र किया, फिर ज़ाहिर बात बिजली नहीं होगी तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा और कैसे को स्कूल उसको एजुकेशन दे सकेगा। फिर दूसरा जो है नेट है, हमारे पास जो इंटरनेट है हम जिसको कहते हैं, उसकी भी कैपेसिटी नहीं है, मौजूद नहीं हर जगह, वो हर
जगह मौजूद नहीं है। स्कूल जो ये तालीम एक चोचला छोड़ के पैसे कमाने के लिए जो एक ज़रिया उन्होंने बना लिया कि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम बहुत सारा जो है पैसा कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका। देखिए, ये स्कूल को जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए थी, उससे पहले उनको जैसे टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया, इस तरह उनके पेरेंट्स को भी ट्रेन करना चाहिए था, ताकि वो इंटरनेट जो है उसको जिस तरह चलाना उनको पता चले कि ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है ये हमारे स्कूल की वेबसाइट है जिसके अंदर हमारी फ़लाँ क्लास की जो है वेबसाइट के अंदर ये मौजूद ऑप्शन मौजूद है। लेकिन क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताज़ा क्यों ज़रूरी होते हैं? उसकी वजह ये होती है कि वो ट्रेंड होते हैं। वालिदैन अगर ट्रेंड हो तो उनको स्कूलों में क्यों तालीम के लिए भेजें? इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत ने एक मतलब चारों सूबाई हुकूमतें जो है हमारी, उनके वज़ीर तालीम और वफाकी वज़ीर तालीम ने एक पॉलिसी मरतब की है। उसकी वजह यह कि उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से ये स्कूल वो खोले जाएंगे, और उससे पहले 7 सितंबर को जो है एक मीटिंग कॉल की जाएगी। उसके अंदर देखा जाएगा कोरोना वायरस जैसे दुनिया के अंदर दोबारा बड़ी तेज़ी से अमेरिका, स्पेन और बरतानिया, फिर चाइना के अंदर जो जहाँ से ये शुरू हुआ वहाँ भी दोबारा से ये उभर रहा है। इसकी वजह से, इसे खौफ की वजह से जो है वो उसको मुस्तकिल तौर पर देखेंगे। क्लासें एक दिन हफ्ते के अंदर एक क्लास ली जाए, एक क्लास की जो है एक क्लास हफ्ते के अंदर की जाए, इस तरह की एक सोच रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे कोरोना ख़त्म होता जाएगा हफ्ते के अंदर 2 क्लासें हो जाएंगी एक ही क्लास की, इस तरीके से कुछ सोचा जा रहा है। लेकिन क्योंकि जारी बात है कि एक पूरा साल ज़ाया हो गया। ये थे कराची में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लियाकत हुसैन, जो पाकिस्तान में बिजली और इंटरनेट जैसी सहूलतों की अदम दस्तयाबी की वजह से ऑनलाइन क्लासेस में दरपेश मुश्किलात से बावर करा रहे थे। बहरहाल, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।